हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी बाबू यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि इस चैनल पर हमने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है जो कि स्पेशल फिटर कैंडिडेट के लिए है। साथ में साथ अगर वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर के भी कैंडिडेट हैं तो ये इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि फिटर के जो मैक्सिमम चैप्टर्स होते हैं सभी ट्रेड में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेफ्टी प्रिकॉशंस, मेजरमेंट टूल, मेटल प्रॉपर्टी, ये सारे बहुत सारे चैप्टर होते हैं। और ये सीरीज़ आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चंस बैंक सीरीज़ जो कि एशियन पब्लिकेशन का है और स्पेशल फिटर ट्रेड के लिए है। तो ये यहाँ से 50 to 60% हर एग्ज़ाम में इस बुक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये सीरीज़ आप सबको इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस के जितने भी ऑप्शंस होते हैं तो वो ऑप्शन से रिलेट करके हमने इस क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, जो कि फ्यूचर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी हम देखते रहते हैं और आप सबका अच्छे से प्रैक्टिस भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको बताते हैं कि मेटल चैप्टर जो है 3rd नंबर चैप्टर है इस बुक का, फर्स्ट ईयर का, और इसमें हमने 22 नंबर तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। तो 23 नंबर से क्वेश्चन से देखने वाले हैं। इसके पहले हम बता दें आपको कि अपने मन से एबिलिटी टेस्ट के नाम से एक 3 क्वेश्चन देते हैं, जो कि जो ट्रेड को कवर कर लिए हैं, जो अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं जो कैंडिडेट, तो उनका थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो, उनके एबिलिटी को चेक करने के लिए ये 3 क्वेश्चन हम देते हैं, जो कि 3rd क्लास में हमने दिया था। उसके सोल्यूशन को देखते हैं, उसके आंसर को देखते हैं और थोड़े बेसिक चीज़ों को भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया था उस पर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो जो लोग इसका आंसर किए होंगे पियर लाइट, जैसे ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियर लाइट को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर माना गया है। फेराइट पे बात कर ले, पियर लाइट, सीमेंटाइट, सभी पे बात करते हैं। इसके पहले थोड़े से बेसिक चीज़ों पे आते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी स्टील होता है तो उसके प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। फर्स्ट होता है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब वो कौन कौन से चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। और दूसरा होता है स्ट्रक्चर, यानी कि उसके जो माइक्रोन्स पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे, जब वो तोड़ने के बाद उनके बनावट अंदर में कैसी होती है। तो कंपोजिशन और उनके बनावट यानी स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है उनके प्रॉपर्टीज़। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो जो स्ट्रक्चर होता है तो वही 3 तरह से स्टैंडर्ड बताया गया है कि फेराइट होता है, पियरलाइट होता है और सीमेंटाइट होता है। अगर कोई भी स्टील में अगर फेराइट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, फेराइट स्ट्रक्चर जो होता है, तो फेराइट स्ट्रक्चर के अंदर में जैसे कि आपका रॉट आयरन आता है। रॉट आयरन में क्योंकि 0%, लगभग 0.01% कार्बन होता है, यानी लगभग 0% के बराबर, तो इसलिए उसे फेराइट स्ट्रक्चर में रखा गया है। रखा नहीं गया है, मतलब रॉट आयरन में फेराइट स्ट्रक्चर ही होता है। 0% कार्बन होने की वजह से उसके जो क्वालिटी होती है, फुली डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, साथ में सॉफ्ट होता है। ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर ले तो पियर लाइट और सीमेंटाइट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। आप सब जानते होंगे कि रॉट आयरन में फेराइट स्ट्रक्चर होता है, और आपने जान लिया कि 0% कार्बन होता है और डक्टाइल और सॉफ्ट होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फेराइट के बाद आता है पियर लाइट, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर माना गया है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है 0.84% होता है, और ये फेराइट और सीमेंटाइट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होता है ऑप्शन सी में जो दिया है, इसमें 0.84% से कार्बन परसेंट अधिक तो होता है, और जिसकी वजह से यह काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है। वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होता है, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। फेराइट से मजबूत होता है लेकिन पियरलाइट से कम मजबूत होता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो लोग इसका पियरलाइट आंसर किए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। कौन सा प्रोसेस निम्नलिखित में से बताना है आपको
कि कोई भी स्टील होता है उसके स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें रिफाइन करने के लिए, उनके सुधारने के लिए उस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सब देख सकते हैं जो भी यहाँ प्रोसेस है ये हीट ट्रीटमेंट के अंदर में आता है, जैसे हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग हो गया। तो नॉर्मलाइजिंग जो इसका आंसर किए होंगे जो कैंडिडेट, उनका राइट आंसर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेसिंग किया जाता है किसी भी स्टील के ग्रेन साइज को, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं बारी बारी से हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है। तो हार्डनिंग देखिए एक प्रोसेस है जो कि किसी भी स्टील को हार्डेंड बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी स्टील है तो उसे इस लायक बनाना है कि ताकि वो दूसरे मेटल को काट सके, तो उस पर हम हार्डनिंग करते हैं, यानी कि कटिंग एबिलिटी के गुण को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए हार्डनिंग किया जाता है। पर्पस फर्स्ट हो गया। पर्पस सेकेंड क्या है कि किस लिए हार्डनिंग करते हैं, कि अगर कोई भी मेटल है वो जल्दी जल्दी घिस जाता है, यानी कि वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, यानी कि कम घिसे, जल्दी जल्दी ना घिसे, इसलिए भी हार्डनिंग करते हैं। तो हार्डनिंग करने का मेन दो पर्पस होता है कि कटिंग एबिलिटी को बढ़ाना एंड वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाना। बी जो होता है टेम्परिंग। अब देखिए जब हार्डनिंग किया जाता है कोई भी स्टील को, तो क्या थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ जाता है कि उसमें हार्डनिंग तो हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन साथ में साथ ब्रिटलनेस का भी गुण बढ़ जाता है, यानी भंगुरता के गुण भी बढ़ जाता है। तो उस भंगुरता के गुण के कारण क्या दिक्कत होता है जिसकी वजह से हमें टेम्परिंग करना पड़ता है। तो ब्रिटलनेस बढ़ जाने की वजह से कोई भी मेटल में जिसमें ब्रिटलनेस बढ़ गया तो उसमें अगर इम्पैक्ट लोड लगता है या ज़्यादा शॉक लोड लगता है तो उसे सहन नहीं कर पाता है। वो क्या होता है कि उसमें डिफॉर्म नहीं होता है, उसके शेप में परिवर्तन नहीं होता है और डायरेक्ट टूट कर अलग हो जाता है। तो उस गुण को सुधारने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं ताकि उस मेटल से आपका भंगुरता का गुण दूर हो सके और उसमें टफनेस का गुण जो इंड्यूस हो सके और शॉक रेजिस्टेंस के गुण को बढ़ सके, ताकि उस पर चोट लगे, फोर्स लगे तो उसे वो सहन कर सके। इसलिए हमें टेम्परिंग करना होता है। अब आते हैं एनिलिंग। एनिलिंग क्या है? एनिलिंग भी एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। ये तब करना होता है जब कोई भी मेटल है, जब हार्डनिंग करते हैं तो सभी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है उस सभी पर इफेक्ट डालता है। जैसे कि आपका मशीनिंग एबिलिटी का गुण होता है, आपका डक्टिलिटी गुण होता है, मेलिएबिलिटी गुण होता है, तो सभी को कम कर देता है, माने बिगाड़ देता है। उन सभी को सुधारने के लिए एनिलिंग किया जाता है। जैसे मशीनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिलिंग का पर्पस क्या होता है। तो अगर कोई भी स्टील में आपके मशीनिंग एबिलिटी को बढ़ाना है, जैसे ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग, ये सारे मशीनिंग होता है, तो उस मशीनिंग एबिलिटी को सुधारने के लिए एनिलिंग किया जाता है। डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए एनिलिंग किया जाता है। सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए एनिलिंग किया जाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आ गया, उसमें तनाव विकृति आ गया, हार्डनिंग करते हैं तो ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर क्या होता है, प्रभाव डालता है। तो इसलिए इन सभी को सुधारने के लिए एनिलिंग करते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं आपको पता हो गया कि कोई भी स्टील है उसके ग्रेन स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं। इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। थोड़ा सा चर्चा करना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि कोई भी न्यू कैंडिडेट भी होते हैं जिन्हें ये सारे चीज़ नहीं पता होते हैं, तो उन्हें भी लेकर के चलना होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टील इज नॉन मैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है या कोई भी फेरस मेटल को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपको बताना है। तो जो लोग इसका आंसर अगर ऑस्टेनाइट किए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑस्टेनाइट क्या होता है इस पर थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोई भी अगर स्टील है उस पर हीट ट्रीटमेंट करना हम स्टार्ट करते हैं, तो आप सबको पता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड माना गया है। तो जहाँ से ये क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। जो ऑलरेडी उसमें स्ट्रक्चर होते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है जिस स्ट्रक्चर में, और नया स्ट्रक्चर बनने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है, तो उसी स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट नाम दिया गया है। यही ऑस्टेनाइट पूरे कम्प्लीटली अगर चेंज हो जाता है, जहाँ से आप जिस भी एबिलिटी के गुण में लाना चाहते हैं तो वहाँ तक
तो उस पूरे आप कहते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया तो पूरे ऑस्टेनाइट में चेंज हो गया। तो उस समय क्या होता है कि जो ऑस्टेनाइट जब स्ट्रक्चर आपका बन जाता है तो पूरे हीट होता है, तो पूरा हॉट होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ नॉन मैग्नेटिक वहाँ प्रॉपर्टीज उसके अंदर में आ जाता है, यानी कोई भी मैग्नेट को या फेरस मेटल को अट्रैक्ट नहीं करता है। तो वही ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आपका होता है जो कि नॉन मैग्नेटिक होता है। अगर यही ऑस्टेनाइट को पूछा जाता है कि अगर रैपिडली कूलिंग किया जाता है, अचानक से पूरे मतलब तेज़ी से ठंडा किया जाता है, तब कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तब उसके बाद आपका मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, जो कि नया स्ट्रक्चर ही होता है ये भी। और जो बहुत ही ज़्यादा हार्डन और ब्रिटल हो जाता है, और जो कि जिसमें कि कटिंग एबिलिटी होता है, दूसरे मेटल को भी काट सकता है वो मेटल, तो उसे मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और सेमेंटाइट और पियरलाइट क्या होता है आपको भी बता दिया पहले। अब आते हैं नए क्वेश्चंस पर, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन से है। क्वेश्चंस कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर में रखा गया है। तो कोरोसिवनेस होगा, या कंडक्टिविटी होगा, या हार्डनेस होगा, या इलास्टिसिटी होगा। तो कोरोसिवनेस जो होता है, यानी कि आप सबको पता है कि कोरोजन से मिल करके ये कोरोसिवनेस बना हुआ है। तो कोरोजन क्या होता है, जंग को कोरोजन कहते हैं। तो वही जो जंग होता है आपका, उसे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में रखा गया है। अब ये कोरोजन कोरोसिवनेस होने का कारण क्या होता है, तो कोई भी मेटल है अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जैसे खुली हवा में रख दिया जाता है, आपको जल से रिएक्ट करता है, नमी के संपर्क में अगर आता है, अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो उस मेटल पर कोरोसिव लगना चालू हो जाता है, यानी कि जंग लगना चालू हो जाता है। तो वही केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। अगर बाकी सबका बात करें, जैसे कंडक्टिविटी, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, तो ये सारे हार्डनेस और इलास्टिसिटी तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हार्डनेस, इलास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारे क्या होते हैं, टफनेस, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेटल के। लेकिन कंडक्टिविटी जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में किसे किसे रखा गया, जैसे कंडक्टिविटी हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, तो ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर में रखा गया है। कंडक्टिविटी क्या होता है, तो कंडक्टिविटी जैसे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को अगर किसी में हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ कंडक्टर है। या हीट का प्रवाह उसमें हो रहा है, गर्म करने पर एक छोर से दूसरे छोर पर हीट पहुंच जाता है, तो आप कहेंगे कि हाँ वो चीज़ कंडक्टर है। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कोई भी घिसाव अगर होता है उसका विरोध करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। घिसाव कोई भी अगर मेटल पे हो रहा है उसका विरोध करता है, यानी कि घिसता जल्दी नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज को हार्डनेस कहते हैं। हमने अभी समझा था कि अगर कोई भी मटेरियल है अगर हार्डेंड है तो उस पर जल्दी से वियर रेजिस्टेंस का विरोध करता है वो, यानी कि वियर जल्दी से घिसता नहीं है, इसलिए हार्डनेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपको यहाँ से टफनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी को भी समझ लेना चाहिए, अगर जो लोग नहीं समझते हैं तो, जो लोग नहीं जानते हैं। तो टफनेस क्या होता है, तो टफनेस भी एक मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो कि अगर कोई भी मेटल पर अगर इम्पैक्ट लोड लगता है, इम्पैक्ट फोर्स लगता है, अचानक लोड या फोर्स लग रहा है, तो उस समय वो क्या होता है, डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो टूटता नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्रिटलनेस जो होता है, ब्रिटलनेस इसका अपोजिट होता है। अगर ब्रिटलनेस कोई भी गुण अगर कोई भी मेटल के अंदर में है, ब्रिटलनेस का गुण, तो अगर उस पर फोर्स लगेगा, चोट लगेगा, तो टूट कर अलग हो जाता है, डिफॉर्म नहीं होगा, उसके परिवर्तन चेंज नहीं होगा। लेकिन टफनेस में ऐसा नहीं होता, टफनेस में उल्टा होता है। ये बहुत ज़्यादा फोर्स को सहन भी करता है, अगर सहन के साथ साथ अगर डायरेक्ट अगर ज़्यादा आवश्यकता से अधिक भी फोर्स लग गया तो डिफॉर्म होगा, चेंज होगा, लेकिन वो डायरेक्ट अलग नहीं होता है, तो टफनेस होता है। डक्टिलिटी आप सबको पता ही है कि डक्टिलिटी अगर कोई भी मेटल है, अगर डक्टिलिटी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई भी मेटल को अगर खींच करके लंबे तार के रूप में बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ उसके अंदर डक्टिलिटी का गुण है।
मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी मतलब हिंदी में होता है आघात वर्धता। अगर कोई भी मेटल पे पीटा जा रहा है उसे चादर के रूप में फैला करके बनाया जा सकता है। आप कहेंगे क्यों हो, उसमें मेलिएबिलिटी का गुण है। तो ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, और आप सबको बता दें कि ये जो इंग्लिश में पीडीएफ है, इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी हमने पीडीएफ को अवेलेबल कराया है। तो उसे डाउनलोड करके फिर से रिवीजन करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ करके। तो 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इनेबल द मैन्युफैक्चर ऑफ चैनलिंग फ्रॉम रॉट आयरन। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो रॉट आयरन बनाने के लिए, रॉट आयरन से जो लिंक बनाना है, तो चैन लिंक जो बनता है रॉट आयरन का, तो उसे बनाने के लिए उस प्रॉपर्टीज जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, ये इनेबल होता है। तो रॉट आयरन के लिए जो प्रॉपर्टीज होता है इसमें आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको अगर पता नहीं है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन को भी आप निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि हार्डनेस जो है, अगर हार्डनेस रहा तो हार्डनेस रहने की वजह से ब्रिटलनेस का गुण आ जाएगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट टूट जाता है। तो वो वाले गुण अगर रहेगा तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हार्डनेस वाला जो भी ऑप्शन है आपका कट जाएगा पहले। तो हार्डनेस तो ऑप्शन ए में है, तो ये होगा नहीं। फिर अगर आपका बी में है, तो बी में भी हार्डनेस अगर है तो ये भी नहीं होगा। डी है ऑप्शन में हार्डनेस, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन सी आपका बचा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ में समझना है कि रॉट आयरन के में आपका मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस का गुण भी होता है। और ये डक्टिलिटी, टफनेस और मेलिएबिलिटी गुण जो होता है अच्छे स्टैंडर्ड माने जाते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज ऑफ कार्बन कंटेंट इन स्टील रिजल्ट इन। अगर कोई भी स्टील है, अगर उसमें कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं तब क्या रिजल्ट देगा। तो आपको अभी तुरंत बताया, अगर लेक्चर को अच्छे से सुने होंगे तो अगर कोई भी स्टील है, अगर उसमें कार्बन परसेंटेज बढ़ाते हैं तो उसमें हार्डनेस की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए में है कि इंक्रीज इन हार्डनेस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंक्रीज इन मेलिएबिलिटी है तो मेलिएबिलिटी नहीं बढ़ता है। आपको बताते हैं कि हार्डनेस, यानी जब कोई भी स्टील को हार्डिंग किया जाता है वो सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से सभी जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इसका स्ट्रेंथ, तो मशीनिंग एबिलिटी, तो ये सभी प्रभावित होकर के कम हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हार्डनेस अगर बढ़ता है कोई भी मेटल में तो उसके साथ ब्रिटलनेस बढ़ता है, ठीक है, बाकी सभी कम हो जाता है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी में बोला गया कि इंक्रीज इन मेलिएबिलिटी, जो कि होता नहीं है। इंक्रीज इन डक्टिलिटी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में है कि इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, नहीं, ये सारे कम हो जाते हैं हार्डनेस बढ़ने की वजह से। और हार्डनेस क्यों बढ़ता है, तो कार्बन परसेंटेज बढ़ने की वजह से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपेसिटी ऑफ अ मेटल टू विथस्टैंड डिस्ट्रक्शन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अगर कोई भी मेटल है और उस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है तो मेटल का कौन सा, तो मेटल का कैपेसिटी है कि उसको सहन कर जाए और उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है और वो क्या कहलाता है, तो उसे आपको बताना है। जैसे कोई मेटल है उस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो उस एक्सटर्नल लोड को क्या कर रहा है कि सहन कर जा रहा है बिना कुछ गड़बड़ किए हुए। तो उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, या स्टिफनेस कहते हैं, या स्ट्रेंथ कहते हैं, या टफनेस कहते हैं, या डक्टिलिटी कहते हैं। तो कोई भी है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल लोड की बात कर रहा है तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कोई भी मेटल का अगर स्ट्रेंथ अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है यानी कि वो मजबूत है, और एक्सटर्नल लोड अगर लग रहा है, बाहरी कोई भी लोड उस पर लग रहा है, तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा उसमें, ठीक है, कोई भी प्रकार के दिक्कत नहीं होगा, वो उस चीज़ को सहन कर लेगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि उस चीज़ को स्ट्रेंथ कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल टू इलास्टिक डेफॉर्मेशन।
निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कोई भी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि जैसे कि आपका रबर हो गया, तो रबर में अगर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो वो अपने शेप में, साइज में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही फोर्स को, अप्लाई फोर्स को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो आपके ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो उसे हम कहते हैं कि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज है। तो वही इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है उसका विरोध करे, यानी कि इलास्टिक के रूप में ना होने दे, उस फोर्स को क्या कहते हैं, मतलब उस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टिफनेस कहते हैं। कि कोई भी चीज़ है अगर इलास्टिक डेफॉर्मेशंस का विरोध कर रहा है तो उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टिफनेस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वन एमोंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण है, इज द पावर ऑफ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द लोड इज रिमूव। बताना है कि निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण है जिस पर कि अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसे, अगर फोर्स को लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसमें परिवर्तन होता है, उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को, उस पावर को हटाते हैं तो आपके अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो हमने बताया था कि उस प्रॉपर्टीज को इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप विदाउट डिस्ट्रक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बताना है कि निम्नलिखित में से धातु का वो कौन सा गुण है जो कि एक्सटर्नल फोर्स लगता है और उस चीज़ को वो बिना डिस्ट्रक्शन हुए, मतलब उसमें बिना विनाश किए हुए वो शेप में चेंज हो जाता है। तो आप सबको पता है कि लोहारगिरी, जो लोहार लोग होते हैं, तो कोई भी मेटल को हीट करके उसे प्लास्टिसिटी की अवस्था में लाते हैं। जो अवस्था होता है जिस पर कि हम, आप शेप, जो भी शेप में या साइज में बनाना चाहते हैं तो उसे पीट करके शेप एंड साइज में बना लेते हैं। तो उस प्रॉपर्टीज को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अगर उस पर एक्सटर्नल लोड लगा करके वो अपने शेप एंड साइज में चेंजेस कर सकते हैं बिना किसी विनाश के, यानी कि बिना टूटे फूटे या बिना अलग किए हुए उस मेटल को। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन एमोंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से धातु का वह कौन सा गुण है जो गुण विच रेजिस्टेंस इज ऑफर टू फ्रैक्चर बाई रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। बताना है कि निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण है जो, जिस पर कि बार बार अगर आप बेंड कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को मोड़ रहे हैं तो टूटने का विरोध करता है। ठीक है, फ्रैक्चर नहीं होता है उसमें। तो आपको हमने बताया कि उस प्रॉपर्टीज को टफनेस कहा जाता है। अब ब्रिटलनेस तो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि टफनेस का उल्टा होता है ब्रिटलनेस। अगर ज़रा भी उसे ट्विस्ट एंड बेंड किया गया तो फटाक से अलग हो जाता है, डिफॉर्म नहीं होता है। उस पर आप रिपीटेड बेंडिंग नहीं कर सकते, एक ही बार में वो टूट करके अलग हो जाएगा। स्टिफनेस तो होगा नहीं, क्योंकि ये इलास्टिसिटी का अपोजिट होता है। ठीक है, और इलास्टिसिटी का अपोजिट होता है, इलास्टिक होने नहीं देगा। मेलिएबिलिटी, जिसे हम चादर के रूप में बना सकते हैं, तो वो वाले गुण को मेलिएबिलिटी कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर द मेटल्स इन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। निम्नलिखित में से बताना है कि धातु का वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो कि मोस्ट इसेंशियल्स होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग प्रोसेस करते समय। तो उस गुण को क्या कहते हैं, फ्यूजिबिलिटी कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं, या टेनेसिटी कहते हैं, या प्लास्टिसिटी कहते हैं। उस गुण को फ्यूजिबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि बिना फ्यूजिबिलिटी के आप वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। कास्टिंग की बात कर ले तो जैसे कि आप एल्यूमिनियम का या किसी भी मेटल्स का या प्लास्टिक का, आप देखते हैं कि कोई भी मूर्ति या कोई भी डिज़ाइन तैयार किया जाता है तो उसके लिए एक साँचा होता है। ठीक है, तो साँचे में डालने के लिए पहले कोई भी मेटल को फ्यूज किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। तो ठीक है, तो फ्यूज यानी कि आप मेल्टिंग से रिलेट होता है।
तो उस अवस्था में लाने के बाद उसे उस साँचे में डाल करके आप कास्टिंग करते हैं, तो उसी चीज़ को कास्टिंग कहा जाता है। और जो भी मेल्ट मटेरियल या कोई भी धातु को आप दूसरे शेप एंड साइज में बनाते हैं, डायरेक्ट ढालते हैं, तो वही ढलाई को ही कास्टिंग कहा जाता है। तो उसके लिए सभी के लिए फिजिबिलिटी गुण जो होता है मोस्ट इसेंशियल्स माना जाता है। बिना इसके आप चीज़ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मेटल्स पोजेस फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। धातु जो कि फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी दोनों को रखता है। विच वन द फॉलोइंग इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी दोनों को रखता है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। फ्यूजिबिलिटी होगा या टेनासिटी होगा या डक्टिलिटी होगा या मेलिएबिलिटी होगा। इसका राइट आंसर फ्यूजिबिलिटी हो जाएगा, जो कि फ्यूजिबिलिटी जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में साथ इसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर में भी रखा जाता है। ठीक है, जिससे हम कास्टिंग, वेल्डिंग, सोल्डरिंग ये सारे करते हैं फ्यूजिबिलिटी अवस्था में हिलाने के बाद किसी भी मेटल को। तो ये फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी दोनों के अंदर में आता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन एंड विच अदर एलिमेंट। कोई भी मेटल पर जब रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो उस धातु में कौन सा अदर चीज मिला होता है। हाइड्रोजन होता है या नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है। तो हमने ऑलरेडी पहले भी बताया कि रस्ट होने का कारण क्या होता है कि कोई भी अगर धातु है आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, जल या नमी से रिएक्ट कर जाता है, एसिड से रिएक्ट कर जाता है, तो ये सभी चीज़ों के होने की वजह से रस्ट लगता है, तो इसलिए आपका ऑक्सीजन गैस हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सभी नहीं होगा। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है। ऐसे सामान्यतः माना गया है कि जो भी मेटल होता है सॉलिड होता है, ठीक है, तो लेकिन ये जो मेटल होता है लिक्विड के रूप में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो एक्सेप्शनल मेटल है, तो इसे हम मरकरी कहते हैं, जो कि आपका पारा होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की अवस्था में होता है। लेकिन यहीं एक एडिशनल क्वेश्चन की बात कर ले कि वो कौन सा अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर उस क्वेश्चन का ब्रोमीन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का कि जो धातु अगर जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है तो मरकरी आपका पारा हो जाएगा। अधातु जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है तो ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी फाउंड इन प्योर स्टेट इन नेचर। वो धातु कौन सा है जो कि प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, प्योर मतलब शुद्ध रूप में। लिथियम होता है या आयरन होता है या गोल्ड होगा या एल्यूमिनियम होगा। तो जो आपका गोल्ड होता है यानी सोना होता है, ये प्योर रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट ये 37 क्वेश्चन तो नहीं है, इसके बाद भी 2-4 क्वेश्चन है, उन्हें भी देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विच मेटल्स ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ। बताना है कि वो कौन सा सामान्य रूप होता है जिसमें कि ब्रॉन्ज मिलकर के बना होता है, किसका मिश्रण होता है। तो ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, और कॉपर और जिंक किसका होता है, तो ब्रास का होता है। कॉपर और टिन का इसमें ब्रॉन्ज के लिए जो मात्रा होता है, तो कॉपर 90% होता है, 90%, और 10% यानी 10% जो होता है टिन का मात्रा अवेलेबल होता है, जो कि ब्रॉन्ज के लिए होता है। अगर ब्रास की बात कर ले, जैसे कासा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो कॉपर और जिंक का मिलकर के बना होता है, जिसमें कि 70% कॉपर होता है आपका, और जिंक जो होता है 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्राई इनटू वायर इज द मेजर ऑफ इट्स। कोई भी मेटल है जिसे आप ड्रा करके, खींच करके तार के रूप में बनाते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। इन इस क्वेश्चंस में कुछ और कहा गया है। क्वेश्चंस कह रहा है कि
कोई भी धातु है अगर ड्रा करके खींच करके वायर के रूप में बनाया जाता है तो उसके मेजरमेंट को क्या कहा जाता है, तो उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो उस मेजरमेंट को अगर मेजर देखने के लिए आपका हार्डनेस होता है, जो राइट आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा। यानी कि बताता है कि कोई भी धातु को आप कितना खींच करके तार बना रहे हैं तो उससे आपको हार्डनेस का पता चलता है। अगर उससे ज़्यादा अधिक लंबाई में तार आप बनाते हैं तो आप कहेंगे कि डक्टिलिटी का मात्रा ज़्यादा है, यानी हार्डनेस की मात्रा उसमें कम है। लेकिन अगर उससे खींच करके आप तार के रूप में नहीं बना पा रहे हैं तो आप बोलेंगे हाँ उसमें हार्डनेस की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो खींच करके तार के रूप में नहीं बना पा रहे हैं। तो इससे अगर मेजरमेंट की बात किया जाए मेजर के लिए, तो इसलिए उस समय आपका हार्डनेस आंसर हो जाता है कि इसे ड्रा के रूप तार के रूप में बनाना जो मेजरमेंट कहलाता है तो उसे हार्डनेस कहते हैं। लेकिन सिंपलेस्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्राई इनटू वायर, वो उस मेटल के एबिलिटी को, उस गुण को क्या कहते हैं जिसे हम खींच करके तार के रूप में बना सकते हैं, तो डक्टिलिटी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट मेटल्स हैव, ज़्यादातर जो धातु होते हैं उनके पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ऑप्शन बी है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सी में है कि स्मॉल एटॉमिक रेडी होता है, डी है कि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो ज़्यादातर जो धातु होते हैं उनमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा कि कोई भी धातु होता है उसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मेटल्स विच बर्न ऑन एक्सप्लोजर टू एयर आर बेस्ट स्टोर। कोई भी धातु है अगर उसे आप सिंपलेस्ट खुली अवस्था में रखते हैं, एक्सप्लोजर करके रखते हैं खोल करके, तो उसमें जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो उसे रखने के लिए बेस्ट स्टोर क्या होता है, मतलब बेस्ट जगह क्या होगा जहां उसे रखा जाएगा ताकि उसमें आग नहीं पकड़े। तो ऑप्शन ए है कि अंडर वाटर यानी पानी में रखा जाएगा, या अंडर अल्कोहल दारू या शराब में रखा जाएगा। ऑप्शन सी है कि अंडर विनेगर, विनेगर होता है उसमें रखा जाएगा, या अंडर कीरोसिन यानी कि केरोसिन तेल में रखा जाएगा। तो वो धातु जिसमें कि अगर खुली अवस्था में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसमें आग पकड़ लेता है, तो उस प्रकार के जो धातु होते हैं उसे हम केरोसिन तेल में रखते हैं ताकि उसमें आग नहीं पकड़े, और क्योंकि वो केरोसिन से रिएक्ट नहीं करता है, सुरक्षित रहता है। जैसे कि आपका एक सोडियम होता है जिसे आप चाकू से आसानी से भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो धातु कहलाता है, तो इसलिए सोडियम को एक्सेप्शन मेटल कहा जाता है, यानी कि अपवाद धातु। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर खुली अवस्था में रखते हैं तो इसमें आग पकड़ लेता है, तो ये भी एक खास बात होता है सोडियम में, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइज्ड मेटल हैव बीन कवर्ड विथ अ थिन शीट ऑफ। जो गैल्वेनाइज्ड मेटल होता है, कोई भी धातु होता है, हम बोलते हैं कि वो गैल्वेनाइज्ड किया हुआ है, तो उसके ऊपर कौन सा धातु का लेयर होता है, वो कौन से धातु से ढका होता है, तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड मेटल के साथ, तो इसलिए हम इसका राइट आंसर आप बोलेंगे कि जिंक हो जाएगा, कि गैल्वेनाइज्ड जो मेटल होता है उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइज्ड मेटल आप देखे होंगे, शायद आपको ध्यान नहीं होगा कि जो आपके शेड होते हैं, शेड वाला सीट जो होता है जिसे आमतौर पर टीना कहा जाता है, तो जो सीट होता है उस पर गैल्वेनाइजेशन किया हुआ होता है। या आप 4 पोल वाला जो होते हैं, बड़े बड़े काफ़ी हाई वोल्टेज वाले वो खंबे होते हैं, तो उस पर भी आप देखते होंगे कि सिल्वर कलर का वो कलर होता है, ठीक है, सिल्वरी ग्रे, तो उस पर भी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उस पर किसी भी प्रकार का कोरोजन न लगे, तो इसलिए कोरोजन से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विच मेटल इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कौन सा मेटल है, कैल्शियम है या सोडियम है या एल्यूमिनियम है या आयरन है। तो एल्यूमिनियम जो धातु है जो कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब होमवर्क वाले जो क्वेश्चन है आपके एबिलिटी टेस्ट, जो आपके एबिलिटी को बताएगा कि आपने कितने डीप
में तैयारी किया हुआ है। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसका राइट आंसर आपको तीनों का क्या होगा आपको कमेंट में देना है, या अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि अदर नेम ऑफ स्लिप गेज इज, स्लिप गेज का अदर नेम क्या होता है? गेज ब्लॉक या जॉनसन गेज, या दोनों होगा, ओनली बी होगा, या ऑप्शन डी में है कि बोथ ए एंड बी दोनों होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वायर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। वायर नंबर जो 10 होता है, 6 होता है, 8 होता है, इस तरह से, तो सभी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो कितना mm होगा? तो 10 नंबर वाले जो स्टैंडर्ड वायर गेज होते हैं उसके वैल्यू का मान आपको बताना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेम्परिंग कलर फॉर टैप्स एंड शेयर ब्लेड। आपको पता होगा कि अलग अलग टूल के लिए, अलग अलग धातु के लिए टेम्परिंग जो किया जाता है, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, जो हमने बात किया था क्वेश्चंस में। तो जो टेम्परिंग टेम्परेचर होता है, तो उसके दौरान जब टैप एंड शेयर ब्लेड को टेम्परिंग किया जाता है तो उस समय इसका कलर किस प्रकार का होता है, तो उस कलर को बताना है आपको। तो वो कलर आपका हो जाएगा, अगर टैप एंड शेयर ब्लेड है तो आप समझेंगे कि हाँ टेम्परिंग हो गया, टेम्परिंग अवस्था में चला गया, तो इसलिए इस कलर से पहचाना जाता है। तो आपको कलर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप सब लोग को ये होमवर्क के क्वेश्चंस करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के देना होगा। और आई होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगे होंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपके सीरीज़ के वीडियोस हम लेकर के आएँ तो आप सबको नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए, इसी प्रकार के वीडियो का आपको इंतज़ार रहेगा और जल्द से जल्द हम इस बुक को कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।